हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हीट ट्रांसफ़र के बारे में। ठीक है, हम लोगों के सारे बेसिक कंसेप्ट्स ख़त्म हो चुके हैं। अब हीट ट्रांसफ़र ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि अगले तीनों के तीनों वीडियोज़ में चलने वाला है। हीट ट्रांसफ़र बेसिकली तीन चीज़ों से होता है, मतलब हीट का ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में आप लोगों को एकदम डिटेल में पढ़ना है, और अगर हम लोग बात करें एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस की तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कंडक्शन से ही आते हैं। कन्वेक्शन ऐसे ही टॉपिक है, आप लोगों को बस समझना है कन्वेक्शन को। रेडिएशन भी आपको समझना ही है खाली, बिकॉज रेडिएशन का जो मेन टॉपिक है वो आप अगले साल पढ़ोगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। फिर भी जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट दिए एनसीईआरटी के, उसके मैं कुछ कंसेप्ट आपको बता दूंगा, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह। और फिर रेडिएशन में ही आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिससे क्वेश्चन आया करते थे कभी, अभी भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो टॉपिक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हीट ट्रांसफ़र के ऊपर 3 लेक्चर्स बनेंगे। आज कंडक्शन, कल कंडक्शन और डिटेल में, है ना। कंडक्शन एक्चुअली बहुत बड़ा पार्ट है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी वैसे कंडक्शन, समझ में आया। अब बताऊंगा कैसे। और फिर थर्ड वीडियो रेडिएशन पे, जिसमें हम लोग ब्लैक बॉडी और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को डिस्कस करेंगे। हमने देखा, मतलब मैंने बताया कि हीट ट्रांसफ़र होता है 3 वेज में, एक कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। मतलब क्या है इन सब का, चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कंडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में, आप लोग जानते हो कि जिसका टेम्परेचर हाई रहता है उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से अपना रैंडम मोशन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सपोज हमारे पास एक सॉलिड है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा सॉलिड है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एक छोटे से पाइप से, मतलब एक छोटे से रॉड से इनको कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, जो 100 डिग्री सेल्सियस वाला है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेशन करेंगे। अपना वाइब्रेशन इन लोग करते रहेंगे, कोलाइड होते रहेंगे एक दूसरे से, और कोलिजन के कारण ये जो हीट है वो इस रॉड में ट्रांसफ़र करेंगे, और इस रॉड के द्वारा इस 30 डिग्री वाले में आएंगे, और इस 30 डिग्री वाले को भी अपनी काइनेटिक एनर्जी फिर शेयर करेंगे। कोलिजन में होता ही क्या है, कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी शेयर होती है, राइट। यहाँ से ये इससे टकराएगा, वो उससे टकराएगा, ये इससे टकराएगा, वो उससे टकराएगा, तो फाइनली इन लोग अपना काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेंगे, और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। अब देख लेना, वो 40, 90, 50, 80, 70, 60, 65, 65, फाइनली दोनों का टेम्परेचर 65, 65 हो जाएगा, तो वहाँ पे लोगों का रुक जाएगा। कंडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं? नहीं, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करते। वो क्या करते, बस कोलाइड करते दूसरे मॉलिक्यूल से। दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे, वो दूसरा वाला तीसरे से करेगा, तीसरा वाला चौथे से करेगा, चौथा वाला पांचवे से। सपोज आप लोग लाइन में खड़े हो और लाइन में एक बीमार व्यक्ति है एकदम साइड में, तो वो चल फिर नहीं पा रहा है, तो आपने साइड वाले को धक्का दिया, वाला उसको, वाला उसको, वाला उसको, वैसे वैसे वो बीमार व्यक्ति को भी धक्का लग जाएगा, तो वो भी अपना मोशन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं। 100 डिग्री वाला ज़्यादा तेजी से एक दूसरे से कोलिजन कर रहा है, और इसके कोलिजन के कारण हीट आगे ट्रांसफर हो रही है, और 30 डिग्री वाला भी और तेजी से फिर अपना मोशन चालू कर देता है। ये होता है कंडक्शन, जहाँ पे एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता है मॉलिक्यूल का, बट कोलिजन के कारण हीट का ट्रांसफर होता है। क्या इसको मीडियम की ज़रूरत है? यस, इसको मीडियम की ज़रूरत है। अगर यहाँ पे रॉड नहीं होता तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होती, है ना। या तो रॉड नहीं होता, या तो अगर दोनों पास पास में नहीं होते। एक और केस था कि दोनों को एकदम पास पास में रख दो, ये 100 डिग्री वाला, ये 30 डिग्री वाला, यहाँ पे भी हीट ट्रांसफर हो जाती। बट क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए, वरना उसके बिना ये ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। जितने पॉइंट्स बोल रहा हूँ अच्छे से नोट करो, एमसीक्यू आता है सीधा सीधा, ठीक है, बोर्ड में। तो दूसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, लेट्स से आपने कैंडल जला रखी है, ठीक है, और कैंडल से आप लोग जानते हो कि कैंडल जलाने से क्या होता है, जो हीट है वो फैल जाती है। तो आखिर वो हीट फैलती कैसे है, समझते हैं इसको। देखो, जब कैंडल बर्न होती है तो इसके आजू बाजू एयर होती है, और जब एयर में इसकी हीट जाती है तो एयर भी थोड़ा सा, एयर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और उसका जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर एयर लाइट हो जाता है, और लाइट होने के बाद वो ऊपर जाने लगता है, फिर नीचे,
फिर से डेंस एयर आती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, फिर से वो ऊपर जाती है, फिर नीचे डेंस, फिर ऊपर, फिर डेंस, फिर ऊपर, फिर डेंस, फिर ऊपर, और इसके कारण वो धीरे 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 पूरी हवा को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। कौन? कैंडल, राइट। सो कन्वेक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ही कैंडल के कारण जो भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे सराउंडिंग में, इन सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स को क्या मिली? हीट मिली। अब ये मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे और पूरी सराउंडिंग को क्या करेंगे? गर्म करेंगे। सो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। इसका एक और एग्जांपल आप लोग समझ सकते हो। सपोज आपके पास कंटेनर है और कंटेनर में आप लोग हीट दे रहे हो। कंटेनर में वाटर रखा हुआ है और यहाँ पे आप लोग हीट दे रहे हो, ठीक है। सो जब आप लोग इसको हीट दोगे तो नीचे वाला पानी सबसे पहले गर्म होगा, फिर नीचे वाला पानी ऊपर जाएगा। जैसे आप लोग कभी, अगर मुझे पता नहीं आपने नोटिस किया या नहीं किया है, नहाने के लिए कभी गर्म पानी यूज़ करना, क्लियर हो गया ऑब्वियसली, नहीं किया तो करना एक बार। और ये चीज़ नोटिस करना कि थोड़ी देर छोड़ देना गर्म पानी और फिर नहाने जाना। सो ऊपर का पानी तो आप लोगों को एकदम गर्म लगेगा, बट जैसे जैसे आप लोग नीचे जाओगे पानी ठंडा होने लगेगा। कुछ लोगों को लगता है यार देर हो गई है नहाते नहाते इसीलिए ठंडा हो रहा है। नहीं, जो ठंडा पानी रहता है वो नीचे रहता है क्योंकि वो डेंस रहता है, और जो हल्का पानी रहता है, मतलब जो गर्म पानी रहता है वो हल्का रहता है, तो वो ऊपर आ जाता है। तो वहाँ पे कन्वेक्शन होता है, हीट का ट्रांसफर होता है बाय एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर आते हैं। तो वैसे यहाँ पे देखो, जब हम हीट देंगे तो नीचे वाले मॉलिक्यूल सबसे पहले गर्म होंगे और गर्म होने के बाद ये लोग ऊपर चले जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल विल अराइज, वाटर मॉलिक्यूल विल अराइज, ऊपर चले जाएंगे और हीट को ट्रांसफर करेंगे। तो ये ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल ही क्या होता है? हमारा कन्वेक्शन होता है, ठीक है। थर्ड आता है हम लोगों का रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ रेज। रेज के फॉर्म में हीट का ट्रांसफर। क्या इसको किसी मीडियम की जरूरत है कन्वेक्शन को? यस, इट रिक्वायर्स अ मीडियम। क्या इसको जरूरत है? इसको भी है, इट रिक्वायर्स। ठीक है, इट रिक्वायर्स अ मीडियम। ट्रांसफर ऑफ हीट इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। रेज के फॉर्म में जब हीट का ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। जैसे आपने टॉर्च जलाई, टॉर्च जलाने के कारण गर्मी होने लगी। सन से लाइट आई, वो तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है। सन से लाइट आई, धूप हो गई और आपको गर्मी होने लगी, तो वो किसका एग्जांपल है? रेडिएशन का। तो ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ रेज इज कॉल्ड एज रेडिएशन, ठीक है। और इसको मीडियम की जरूरत नहीं रहती है, इट रिक्वायर्स नो मीडियम। आप वैक्यूम में भी अगर रख दोगे किसी चीज़ को तो वो भी रेडिएशन एमिट करेगा और हीट को ट्रांसफर करेगा। जैसे मैं कोई हॉट ऑब्जेक्ट रख दूँ, ठीक है, और उसके बाजू में कोल्ड ऑब्जेक्ट रख दूँ और साइड में एयर वेयर ना रखूँ, वैक्यूम कर दूँ, तो वहाँ पर भी हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक, बाय द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, अभी टेंशन मत लो। तो रेडिएशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ रेज। ये सारी रेज जैसे सन से आती है, मतलब सन से क्या, सन से जो रेज आती है उनके कारण हमें हीट मिलती है, तो वो किसका एग्जांपल है? रेडिएशन का है। तो तीनों टाइप समझ में आए। कंडक्शन मतलब हीट का ट्रांसफर होना कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल से, इसको मीडियम की जरूरत रहती है। यहाँ पे मॉलिक्यूल खुद तो नहीं जाते पर हीट को ट्रांसफर करते बाय कोलाइडिंग विद अदर मॉलिक्यूल्स। कन्वेक्शन मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल्स एक्चुअली में अपना ट्रांसफर करते हैं और ट्रांसफर होके हीट को ट्रांसफर करते हैं, इसको भी मीडियम की जरूरत होती है। रेडिएशन मतलब रेज के फॉर्म में हीट को ट्रांसफर करना। जैसे आपको काफी तेजी से बुखार हुआ है तो रेडिएशन छोड़ते हो आप। जैसे कभी आपको बहुत तेज बुखार हुआ और आप किसी के साइड में बैठे रहो तो उसको गर्मी लगने लगे, ऐसा हुआ था मेरे साथ। मुझे एक बार काफ़ी तेज़ी से बुखार हुआ था, मेरे साइड वाला बंदा बोलता है अबे क्या हुआ है देखो मेरे को गर्मी लग रही है। सो इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। आप वैक्यूम में भी रख दोगे तो भी वहाँ पे रेडिएशन होगा ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है। कुछ क्वेश्चंस देता हूँ मैं, चलिए। सो क्वेश्चंस लिखिए। जैसे आपके पास यहाँ पे एक हॉट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपके पास एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एयर भरी हुई है, यहाँ से आपने एक रॉड लगा रखा है। सो यहाँ पे कौन कौन सा हीट ट्रांसफ़र होगा ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन बताते जाइए अब आप लोग, मैं क्वेश्चन लिखते जाता हूँ। यहाँ पे आपके पास हॉट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपके पास कोल्ड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अब वैक्यूम है, ठीक है, यहाँ पे अब वैक्यूम है और यहाँ से लगा हुआ एक रॉड। तो बताइए कौन कौन सा हीट का ट्रांसफ़र होगा। अब आपके पास यहाँ पे एक हॉट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे आपके पास एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है। अब की बार कोई रॉड नहीं लगा हुआ है,
और यहाँ पे है एयर। ओके, सो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं, इसमें आप लोगों को बताना है कौन कौन सा हीट ट्रांसफ़र होगा चारों में। ठीक है, तो चलिए एनालाइज करते हैं। पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कंडक्शन होगा। कंडक्शन होने के लिए ज़रूरी है एक मीडियम रहना चाहिए जिसके द्वारा कंडक्शन हो सके। तो हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट दूर है बट ये कनेक्टेड है एक रॉड से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंडक्शन होगा ही होगा। दूसरा कन्वेक्शन चेक करना है। कन्वेक्शन होने के लिए एयर का रहना जरूरी है, मतलब किसी ना किसी मीडियम का रहना जरूरी है जहाँ से वो जा सके। तो एयर का रहना यहाँ पे जरूरी है, एयर को एज अ मीडियम यूज़ करता है ये। तो एयर है यहाँ पे, तो इसका मतलब एयर के द्वारा यहाँ पे कन्वेक्शन भी होगा। क्या यहाँ पे रेडिएशन होगा? रेडिएशन हमेशा 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 होगा जब तक एक हॉट और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे रेडिएशन भी होगा। ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पे वैक्यूम है। ठीक है, कंडक्शन होगा क्या? वैक्यूम है तो नहीं होगा ना, ऐसा सोच रहे होगे, नहीं। यहाँ पे एक हॉट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, बीच में एक रॉड है, उसको वैक्यूम या एयर से मतलब ही नहीं है, रॉड है ना बस, तो कंडक्शन होगा यहाँ पे। बट क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है तो यहाँ पे अब कन्वेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कन्वेक्शन को एयर को एज अ मीडियम यूज करना रहता है, सो यहाँ पे रेडिएशन होगा बस। ठीक है, रेडिएशन इज पॉसिबल इन वैक्यूम। मैंने बोला रेडिएशन को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, बताया मैंने। अब यहाँ पे देखो एयर है बट यहाँ पे अब की बार रॉड नहीं है, तो अब की बार कंडक्शन नहीं होगा। एयर है मतलब कन्वेक्शन होगा, तो यहाँ पे कन्वेक्शन भी होगा और रेडिएशन भी होगा। रेडिएशन तो होना ही होना है। अब लास्ट वाले में देखो वैक्यूम आ गया, एयर नहीं है, मतलब अब की बार कन्वेक्शन नहीं होगा। क्या कंडक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट दूर है, मॉलिक्यूल्स कहाँ कोलाइड कर पाएंगे, इतनी दूर है, कहाँ कोलिजन होगा, तो मतलब अब की बार सिर्फ रेडिएशन होगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चंस थे। अगर आपने सारे क्वेश्चन के करेक्ट आंसर लिख दिए तो अब आप लोगों का कंसेप्ट इसके ऊपर क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंडक्शन के बारे में डीप में सीखते हैं। कन्वेक्शन यहाँ पे खत्म होता है, कन्वेक्शन के बारे में और कुछ नहीं है। अब कंडक्शन आपको एकदम 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 डीप में सीखना है। ठीक है, सबसे पहले आप सीखोगे मतलब फॉर्मूले इसके जितने भी हैं, फ्लो ऑफ हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें, थर्मल रेजिस्टेंस है। ठीक है, और फिर इसके बाद आप लोग अगले लेक्चर में पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसी सारी चीज़ें सीखोगे। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं अब कंडक्शन के बारे में। कन्वेक्शन यहीं तक था। ठीक है, चलिए सो कंडक्शन को सीखना अब हम लोग धीरे धीरे शुरू करते हैं। बेसिक से शुरू करेंगे और काफ़ी हाई लेवल तक जाएंगे, देखते हैं। सपोज़ आपके पास यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर को आप लोग यहाँ से हीट कर रहे हो और साथ ही में आप लोगों ने थर्मोमीटर यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, जिसके कारण आपको टेम्परेचर पता चल रहा है। तो शुरू में आपने जब हीट करना शुरू किया तो यहाँ का टेम्परेचर पहुँच गया 60 डिग्री सेल्सियस, इस पॉइंट का टेम्परेचर पहुँच गया 40 डिग्री सेल्सियस, इधर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, इधर का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और इधर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसा चल रहा है। फिर आपने थोड़ा सा और देर तक हीट किया, और देर तक हीट करने के बाद हीट करते गए इसका टेम्परेचर पहुंच गया लेट्स से 80 डिग्री सेल्सियस। अब इधर का टेम्परेचर पहुंच गया है 60 डिग्री सेल्सियस, इधर का पहुंच गया है 50 डिग्री सेल्सियस और इधर का टेम्परेचर पहुंच गया है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसा चल रहा है। आपने हीटिंग को और कंटिन्यू रखा और हीटिंग को और कंटिन्यू रखने के बाद आपने पाया कि यहाँ पे टेम्परेचर पहुँच गया है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर पहुँच गया 80 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे पहुँच गया 60 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे पहुँच गया 40 डिग्री सेल्सियस। आपने अभी भी हीटिंग कंटिन्यू रखी और अभी भी आपने हीटिंग जब कंटिन्यू रखी तो आपने पाया कि यहाँ पे टेम्परेचर अभी भी है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर अभी भी है 80 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर अभी भी है 60 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे अभी भी है टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। इन चारों केसेस से आपको क्या समझ में आता है? इन चारों केसेस से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है। 60 डिग्री था, 40 था, 30 था, 20 था, आपने जब और हीट किया तो ये 80 हुआ और साथ ही में इसने अपना कुछ ना कुछ हीट इसको दे दिया बाय कंडक्शन, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हीट इसको दे दिया 60 को। 60 वाले ने मतलब 40 वाला 60 हो गया, 30 वाला 50 हो गया, 20 वाला 30 हो गया, सब माला माल हो रहे। तो हो क्या रहा है, क्रॉस सेक्शन से यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है यहाँ से क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है बाय कंडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनकी लिमिट पहुंच चुकी है, मतलब ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है ये 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ से हीट दे रहे हो, ये टेम्परेचर को आगे ट्रांसफर कर रहा है अगले क्रॉस सेक्शन में और अगले क्रॉस सेक्शन में भी ट्रांसफर कर रहा है, फिर लास्ट में वो यहाँ से उसको हीट को ट्रांसफर कर दे रहा है, निकाल दे रहा है। ठीक है, जो हीट आप यहाँ से दे रहे हो वो क्रॉस सेक्शन में वो ट्रांसफर कर रहा है, फिर यहाँ से निकाल दे रहा है। बट यहाँ पे फिक्स हो गया है कि इस क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, इसका 40 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, तो ये फिक्स्ड हो गया है। तो ये जो दोनों केसेस आपको दिख रहे हैं सी और डी को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट।
आर इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब स्टेडी स्टेट का मतलब होता है टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के हिसाब से हर एक क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है सी और डी में। फिर ये ए और बी क्या है? ए और बी को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। ए एंड बी आर इन वेरिएबल स्टेट। और वेरिएबल स्टेट में दिक्कत क्या आती है कि कुछ हीट से इन लोग अपना टेम्परेचर बढ़ाते हैं और कुछ हीट आगे भेज देते हैं। मतलब जैसे यहाँ से हीट मिली, इसने 40 से 60 हुआ और कुछ टेम्परेचर आगे भेज दिया, मतलब कुछ हीट आगे भेज दिया। ठीक है, सो इनको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। हमें स्टडी करनी है स्टेडी स्टेट की, क्योंकि वेरिएबल इस वेरिएबल स्टेट के लिए कोई फार्मूला बनाया नहीं जा सकता। कितनी हीट जा रही है, कितनी हीट रिलीज हो रही है, कितना हीट मॉलिक्यूल कोलिजन में यूज़ कर रहा है, नहीं 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 नहीं, हमसे तो यही नहीं होगा ढंग से, तो ये कहाँ पढ़ पाएंगे। सो हम स्टेडी स्टेट की स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल अपनी पीक पर आ गया है, अब इससे ज़्यादा वो टेम्परेचर नहीं ले सकता। इतना हीट आप दोगे वो पूरा का पूरा कंडक्शन के थ्रू बाहर निकालेगा, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएगा कंडक्शन के थ्रू, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक कंडक्शन के थ्रू। ठीक है, ये हम मान लेते हैं स्टेडी स्टेट में। वेरिएबल स्टेट के कोई क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बस इसका मतलब समझाना था, जिसके लिए मैंने समझा दिया। वेरिएबल स्टेट का मतलब है हर एक क्रॉस सेक्शन का एरिया टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, 40 से 60 जाएगा, 30 से 50 जाएगा, और सिर्फ चेंज ही नहीं होगा, वो आगे भी ट्रांसफर करेगा। कुछ हीट इसने ले लिया और कुछ हीट इसको दे दिया, इसीलिए तो 30 वाला 50 बना, इसीलिए तो 20 वाला 30 बना। ठीक है, समझ रहे हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग स्टेडी स्टेट में आ गए, तो जितना हीट इसको मिल रहा है ये अगले क्रॉस सेक्शन को दे रहा है, वो कुछ नहीं रख के अगले क्रॉस सेक्शन को दे रहा है, वो अगले क्रॉस सेक्शन को, अगले क्रॉस सेक्शन को, ऐसे ऐसे टर्मिनल पॉइंट तक जा रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये हो गया हमारा कंडक्शन का पार्ट। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर ये डिपेंड किस पे करता है, कि कितना हीट फ्लो होगा, कैसे हीट फ्लो होगा, कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें। चलिए, सो लेट से हमारे पास यहाँ पे एक सिलेंडर है और हमसे यहाँ पे पूछा है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे फ्लो होगा। सो हम लोग उसके लिए फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमसे पूछा है अमाउंट ऑफ हीट क्यू दैट फ्लोज इन टाइम टी। टाइम टी में कितना हीट फ्लो होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि यार यहाँ से आप जब हीट कर रहे थे तो इसका टेम्परेचर था T1 इस क्रॉस सेक्शन का, और ये टर्मिनल के क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर है T2, और इसकी लेंथ है L, और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A। तो हम लोग चेक करते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है। सोच सकते बस, है ना, सोच सकते हैं, और कुछ तो हम लोग कर नहीं सकते, बिकॉज ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली आया है, हमने इसमें कुछ नहीं किया है। तो सोचते देखो, जैसा उन्होंने सोचा वैसा हम भी सोचते हैं। सबसे पहली बात तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। एरिया के क्यों प्रोपोर्शनल होगा? क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया पे, जितना बड़ा एरिया उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफर। क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाँ, ये वाला एरिया नहीं। दूसरी चीज़ ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर में कितना चेंज आया, मतलब Q विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी को आप लोग T1 माइनस T2 भी बोल सकते हो, बिकॉज T1 बड़ा होगा। T1 क्यों बड़ा होगा? क्योंकि हीटिंग हम लोग इस साइड से कर रहे हैं, मान लो ना T1 T2 से बड़ा है, तो डेल्टा टी को आप T1 माइनस T2 भी बोल सकते हो। ठीक है, अगली चीज़, और Q इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, मतलब ये सिलेंडर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही कम हीट का ट्रांसफर होगा। सपोज इतना छोटा सा सिलेंडर है, आपने यहाँ से हीट करना चालू किया, तुरंत का तुरंत वहाँ पे ट्रांसफर होने लगेगा। अमाउंट ऑफ हीट Q दैट फ्लोज इन टाइम टी, हीट काफ़ी तेज़ी से फ्लो होगी। ठीक है, लेंथ एल पर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही धीरे वो फ्लो करेगी। चौथी चीज़, आखिरी चीज़, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T के। जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप उसको फ्लो करा रहे हो उतना ही ज़्यादा वहाँ पे हीट का फ्लो होगा। राइट, तो ये चारों से हमें मिला Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T बाय L। डेल्टा T ना लिख के मैं इसको T1 माइनस T2 लिखता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी एक T आ गया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। T1 माइनस T2 इंटू T। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो यहाँ पे आएगा एक टर्म K, सो इसको बोलते हैं K A डेल्टा T बाय L। K को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। K को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, T1 माइनस T2 को डेल्टा T लिखो, जाने दो, थोड़ा बेटर लगता है, डेल्टा T। समझ रहे हो ना, ये T टाइम का और ये डेल्टा T टेम्परेचर का, थर्मल कंडक्टिविटी। मतलब K हमें बताता है कि कितना हीट फ्लो होता है, कब? जब लेंथ 1 यूनिट हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर 1 हो जाए, टाइम 1 यूनिट हो जाए, एरिया 1 हो जाए, तो उतने टाइम में
कितना क्यू फ्लो होगा उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है, के। और अगर के फॉर्मूले की, के यूनिट की बात करें, सो के का यूनिट होता है जूल, क्यू जूल में, लेंथ गया मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में, डेल्टा टी केल्विन में, टाइम सेकंड में, मीटर से मीटर कैंसल। सो के का यूनिट होता है जूल पर मीटर केल्विन सेकंड। अब जूल पर सेकंड वाट होता है तो इसका यूनिट केल्विन इज इक्वल्स टू वाट पर मीटर केल्विन भी होता है। थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट वाट पर मीटर केल्विन भी होता है। अब जूल पर सेकंड वाट कैसे होता है पता भी होगा आपको, अब पता होगा। वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। पावर का यूनिट वाट, वर्क का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकंड, तो इसका मतलब वाट का यूनिट होता है जूल, वाट जो होता है वो होता है जूल पर सेकंड। तो इसीलिए जूल पर सेकंड की जगह मैंने वाट लिख दिया। समझ में आया ना। पावर का यूनिट क्या है यार, वाट। वर्क किस में, जूल में, टाइम किस में, सेकंड में, तो जूल पर सेकंड इज इक्वल्स टू वाट, राइट। कुछ लोग समझ रहे थे मैंने डब्ल्यू वर्क डन लिखा था, नहीं वो मैंने वाट लिखा था। सो के इज इक्वल्स टू आ गया डब्ल्यू बाय एम के। अब इसमें से कोई भी यूनिट आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये यूनिट दे देगी, ये यूनिट दे देगी, तो मे भी आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि यार कौन सा करेक्ट है। तो बेसिकली फॉर्मूला याद रखो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि मुझे भी यूनिट याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। फॉर्मूला याद रखता हूँ, क्यू इज इक्वल्स टू के डेल्टा टी टी बाय एल, बस कट ले, ट्रिक है इसकी, कट ले, ठीक है। सो के डेल्टा टी टी बाय एल। अब यहाँ से आप लोग यूनिट भी निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अब इसके डायमेंशन आप लोग निकाल लेना। कैसे डायमेंशन निकालोगे, यहाँ से निकालना, जूल पर मीटर केल्विन सेकंड से। केल्विन इनवर्स आएगा, सेकंड इनवर्स आएगा। जूल का डायमेंशन वर्क के इक्वल होगा, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, मतलब L2 M1 T-2 ऐसा कुछ, M1 L2 T-2 है ना। और फिर नीचे एक और मीटर है, सो उसके साथ M कैंसिल हो जाएगा, सो M कैंसिल होके आ जाएगा L2 T-3 और केल्विन इनवर्स। सो L2 T-3 केल्विन इनवर्स ऐसा कुछ आएगा, आप लोग ट्राई कर लेना। आई एम नॉट करेक्ट, आई डोंट थिंक, ठीक है। सो डायमेंशन आप लोग के का निकाल लेना। सो ये आ गया हमारा अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला जो कि फ्लो होती है टाइम टी में। अब यहाँ पे कुछ नए नए कंसेप्ट हैं, जैसे कि अगर मैं टी को यहाँ पे लेकर आऊँ तो ये फॉर्मूला बनेगा Q बाय टी इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी बाय एल। और ये जो Q बाय टी है इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कहीं कहीं पे आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दे देगा क्वेश्चन में, तो समझ जाना आपको Q बाय टी दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या रहेगा। अब टेक्स्ट बुक में है ऐसा क्वेश्चन, टेंशन मत लो, कराऊंगा, ठीक है। सो Q बाय टी इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम लोग H से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज लाइक दिस। मेन फॉर्मूला Q बाय टी को हमने H लिखा, Q बाय टी को हम लोग H भी बोलते हैं, सो इसलिए दिस कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक दिस H। सो इसका फॉर्मूला हो जाएगा K डेल्टा टी बाय एल, ठीक है। चलिए, सो इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं समराइज करता हूँ हमने क्या क्या सीखा। चलिए, सो हमने अभी तक सीखा Q इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी टी बाय एल, और K होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और T को यहाँ पे लेकर आओगे तो Q बाय टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा के ए डेल्टा टी बाय एल। Q बाय टी कैन ऑल्सो बी रिटन एज H, सो H इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी बाय एल। Q बाय टी को जस्ट मैंने H लिख दिया, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। इस H को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम लोग एक और चीज़ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हीट करंट, हीट करंट, राइट। अब हम लोग देखते हैं एक एनालॉजी, बहुत ही मज़ेदार एनालॉजी है, ठीक है, ठीक है। सो एनालॉजी कुछ ऐसी है, ओम्स लॉ मालूम है आपको, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ बोले तो आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर में आपने एक सर्किट बैठाया है, यहाँ से कुछ ऐसे लिए, तो मैंने थोड़ा सा ढंग से बना दिया, प्लस माइनस और ये रेजिस्टेंस आर। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब करंट कितना फ्लो होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल, यहाँ पे बहुत लो पोटेंशियल, तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। दोनों तरफ लगभग सेम पोटेंशियल, तो बहुत कम करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते तो V इज इक्वल्स टू आता है आई आर। V को हम लोग क्या बोलते हैं, V को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट वी कॉल I को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और R को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोल दो, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे हीट के बारे में, सो इसका कोई लॉ तो नहीं है,
कोई दिक्कत नहीं है, मत रहने दो। लेट्स से इसकी लेंथ L है, Q अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से फ्लो हो रही है और टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा T। सो इसके लिए क्या इक्वेशन आता है, Q इज इक्वल्स टू K A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट्स से यहाँ पे A है, कहीं का भी ले सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पूरे सिलेंडर में सेम रहेगा। सो A K A डेल्टा T T बाय L। अब जरा इसको अरेंज करो, सो इसको मैं अरेंज करके लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं T को वहाँ लेकर जाऊँ, अच्छा डेल्टा T को यहीं पे रहने दो, सो ये मैंने डेल्टा T को वहीं पे रहने दिया, T को मैं उसके नीचे लेकर गया, सो ये हो गया Q बाय T। L को मैं वहाँ लेकर गया, सो ये हो गया L। K A को मैं उसके नीचे लेकर गया, सो ये हो गया K A। अब करंट क्यों फ्लो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। एक तरफ बहुत हाई पोटेंशियल है, एक तरफ बहुत लो पोटेंशियल है, तो उनके बीच में करंट ऑब्वियसली फ्लो होगा ही होगा, है ना। दोनों तरफ पोटेंशियल सेम है तो करंट क्यों फ्लो होगा। जैसे पानी, एक तरफ बॉटल में ज़्यादा पानी, एक तरफ बॉटल में कम पानी है, बीच में पाइप लगा दो तो पानी ऊपर से नीचे आएगा, 9th का एग्जाम्पल है, राइट। सो वैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होता है। जरा ध्यान से बताओ, क्या टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट फ्लो होती है? हाँ, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना हीट फ्लो होगी। सपोज इस रॉड के इस तरफ है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के इस तरफ है, सिलेंड्रिकल मेटल के इस तरफ है 100 डिग्री सेल्सियस और इधर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत तेजी से हीट फ्लो होगी क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस सिर्फ 90 डिग्री सेल्सियस का है, तो यहाँ से यहाँ बहुत ही तेजी से हीट फ्लो होगी, ठीक है। सो दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट फ्लो ऑफ हीट। अब Q बाय T क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, यह है हीट करंट। तो जरा मुझे ध्यान से बताओ कि ये चोर कौन है, L बाय K A कौन होगा ये? वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। तो ये कौन होगा, ये है थर्मल रेजिस्टेंस। क्या है ये? थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये होता है एनालॉगी, समझ में आया। V इज इक्वल्स टू आई आर, डेल्टा T इज इक्वल्स टू हीट करंट इंटू थर्मल रेजिस्टेंस। हीट करंट को मैंने बोला H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस को हम लोग RT से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज डेल्टा T इज इक्वल्स टू H इंटू RT। वैसे ये कोई लॉ तो नहीं है बट फिर भी एनालॉगी है। लॉ क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, बट यहाँ पे अलग केस था ना, यहाँ पे Q 4 लोग के प्रोपोर्शनल था, तो कोई लॉ नहीं बना। सो डेल्टा T इज इक्वल्स टू HRT, ये हो गया ओम्स लॉ जैसा। V इज इक्वल्स टू IR, डेल्टा T इज इक्वल्स टू HRT। H क्या है यहाँ पे, हीट करंट, RT क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू L बाय KA। अच्छा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हो आप लोग? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाय A। पढ़ोगे आप 11वें चैप्टर में, आपको है फिजिक्स के, जल्दी आ जाएगा 11वां चैप्टर और बहुत जल्दी चला भी जाएगा, बहुत छोटा चैप्टर है। सो रो L बाय A रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो, L बाय KA, मतलब यहाँ पे 1 बाय K क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे रो क्या है, कांस्टेंट, डिपेंड करता है मटेरियल पे, ठीक है। और L बाय A, यहाँ भी देखो L बाय A, दोनों के दोनों L बाय A पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए तो ये एनालॉगी बनी, हर जगह से सिमिलर थे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये एनालॉगी समझ में आई होगी, ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। Q बाय T हीट करंट होता है। आपको अगर बोल दिया क्वेश्चन में कि थर्मल रेजिस्टेंस इतना है, तो आपको मानना होगा कि थर्मल रेजिस्टेंस इतना है। अच्छा, थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें, सो देखो टाइम वहाँ जाएगा टेम्परेचर के साथ, मतलब डिग्री सेल्सियस इंटू सेकंड, और Q नीचे जाएगा, मतलब डिग्री सेल्सियस सेकंड पर जूल हो गई थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट, ठीक है। और थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया L बाय KA, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हीट कर रहे हो। Q बाय T इज हीट करंट, जिसको हम लोग H से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा इज द टेम्परेचर डिफरेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ हीट। पूरी कहानी समझ गई अच्छे से? चलो अब मैं समराइज करता हूँ और फटाफट हम लोग टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, PYQ सॉल्व करते हैं, और वहाँ पे हम लोगों का बोर्ड लेवल का खत्म हो जाएगा। यहीं पे एक्चुअली बोर्ड लेवल का खत्म होता है, ठीक है। एक कंसेप्ट रह गया टेम्परेचर ग्रेडियंट, जो कि मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, बट मोस्टली टॉपिक आज ही खत्म हो जाएगा बोर्ड लेवल पे, फिर आगे हम लोग NCERT कवर करेंगे। चलिए, सो अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा Q इज इक्वल्स टू KA डेल्टा T बाय L, Q बाय T इज इक्वल्स टू KA डेल्टा T बाय L, H इज इक्वल्स टू डेल्टा KA डेल्टा T बाय L, ठीक है। और हमने सीखा डेल्टा T इज इक्वल्स टू HRT, और हमने सीखा डेल्टा T इज इक्वल्स टू Q बाय T इंटू Q बाय T इंटू L बाय KA। ओके, सो इतनी बातें हम लोग अभी तक सीख चुके हैं, मुबारक हो। ओके, अब हमें सीखना है इसका डिफरेंशियल फॉर्म, इसका डिफरेंशियल फॉर्म। अब इसको अगर हम लोग बहुत ही छोटा चेंज के लिए लिखे डिफरेंशियल फॉर्म में,
सो Q बाई टी को हम लोग लिख सकते हैं dQ बाई डी टी इज इक्वल्स टू KA dt बाय DL, ठीक है, dt बाय DL, ये हो गया हमारा डिफरेंशियल फॉर्म। और h को हम लोग लिख सकते हैं, h क्या होता है Q बाई टी, तो h को हम लोग लिख सकते हैं dQ बाई dt, ठीक है, h कैन बी रिटन एज dQ बाय dt। dQ क्या है Q बाई टी क्या होता है हीट, मतलब हीट करंट, तो h को क्या लिख सकते हैं dQ बाई dt, ठीक है, ना h की वैल्यू Q बाई टी। सो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल फॉर्म। कभी आपको अगर इक्वेशन बना के दे दे कि Q इतना है 4t स्क्वायर प्लस 2t, तो मुझे बताओ तीसरे सेकंड में हीट करंट कितना होगा, तो h इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ 4t स्क्वायर प्लस 2t अपॉन dt। डिफरेंशिएट करोगे ये आ जाएगा 8t प्लस 2, अब t की जगह 3 पुट कर दो तो 26, 8 3 या 24 प्लस 2 26, यहाँ पे 26 यूनिट क्या होगा हीट करंट होगा, ठीक है। सो ये ऐसे फालतू क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे आपको, टेंशन मत लो, बस नोट कर लो ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि कुछ चीज़ छूट गई है। अब बात करते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में। आखिर टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? देखो कहीं भी आपको ग्रेडियंट वर्ड आ जाए ना, सो ग्रेडियंट वर्ड का मतलब ही होता है पर यूनिट लेंथ। जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल दे, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ। डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट बोल दे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन लेंथ। टेम्परेचर ग्रेडियंट बोल दे तो टेम्परेचर अपॉन लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ पे कितना टेम्परेचर है वही हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, मतलब इट इज नथिंग बट dt बाय dl। सो टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करें अगर उसी रॉड को लेके हम लोग दोबारा से, सो लेट्स से यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर उससे ज़्यादा है, राइट, यहाँ पे टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर उससे भी ज़्यादा है, और यहाँ पे तो टेम्परेचर गॉड लेवल पे है। सो टेम्परेचर ग्रेडियंट की जो स्लोप है वो कांस्टेंट आती है। एक्चुअली कहने को ये कांस्टेंट होती है, लीनियर होती है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, और इसकी स्लोप क्या देगी हमें, इसकी स्लोप हमें क्या देगी, इसकी स्लोप हमें देगी dt बाय dl। किसकी स्लोप, इसकी स्लोप टेम्परेचर ग्रेडियंट की, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपने टेम्परेचर रखा और यहाँ पे आपने लेंथ रखी। सो अगर आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट कभी निकालने बोल दे ग्राफ देके, तो dt बाय dl इज इक्वल्स टू tan थीटा, tan थीटा। ग्रेडियंट का मतलब ही होता है पर यूनिट लेंथ। कभी आपसे कोई भी पूछ ले इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, ऐसा कुछ नहीं होता है कुछ भी मतलब पूछ ले, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक्चुअली ये सब तो होता है। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि कौन यहाँ पे डायमेंशन लेस है, तो ऑप्शन में था वेलोसिटी ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट और स्पीड ग्रेडियंट। सो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ में, और नीचे भी लेंथ 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 कैंसल, तो उसका कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो वो यूनिट लेस था, ठीक है। सो dt बाय dl आपको क्या देगा, tan थीटा देगा। ये ग्राफ आप ऐसा भी बना सकते हो, मतलब आप लेट से यहाँ से बनाना चाहते हो तो ये ग्राफ आप ऐसा भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा किसका, t वर्सेज l का, तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगी, स्लोप ऐसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों चलेगा। सो dt बाय dl आपको कैसे मिलता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ टेम्परेचर वर्सेज लेंथ, स्लोप ऑफ टेम्परेचर वर्सेज लेंथ का ग्राफ, वहाँ से आपको मिलेगा dt बाय dl, ठीक है। सो ये हो गई हमारी कंसेप्ट की भारी भारी बातें। टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, और हीट करंट हो गया, थर्मल रेजिस्टेंस हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। आई थिंक इतना मोर देन इनफ है अब न्यूमेरिकल्स पे अटैक करने के लिए। चलिए अटैक करते हैं। चलिए सो ये क्वेश्चन देखते हैं, टेक्स्ट बुक का है, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे बोले रेट ऑफ फ्लो, पहले फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू KA डेल्टा TT बाय L, ठीक। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ कॉपर रॉड विथ टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस। सो गिवन में देखो आपको टेम्परेचर डिफरेंस दे दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट मतलब आपको Q बाय T दे दिया है 1500 कैलोरी पर सेकंड। क्वेश्चन में आपसे पूछा है थर्मल रेजिस्टेंस, सॉरी यार थोड़ा सा रहता है वॉइस, थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछा है, मतलब RT आपका क्वेश्चन है। सो हम जानते हैं यार डेल्टा T इज इक्वल्स टू HRT, हमें डेल्टा T पता है 30, H की वैल्यू भी पता है 1500, और RT हमारा सवाल है, 0 0 कैंसिल, 3/150 कर दो, RT मिल जाएगा। सो RT की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/150, सॉरी 1/50। सो RT की वैल्यू आ जाएगी 0.02 कैलोरी पर kg डिग्री सेल्सियस। गलत गलत यूनिट लिख दिया, वही मैं सोचूं कि क्या गलत कर रहा हूँ, कैलोरी सेकंड, ठीक है।
डिग्री सेल्सियस सेकंड कैलोरी। ओके, सो ये हो गई छोटी मोटी बातें। कितना इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन तो आप लोग भी कर ले जाते सीधा सीधा फॉर्मूले से। अब इसको दो तरीके करने का। आरटी की जगह आप पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो कि L/Ka आपको 1500 दिया हुआ है और फिर पूरे एक्सप्रेशन पे फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो तो वो भी चलेगा, बट आपको सीधा सीधा ये शॉर्टकट मालूम है तो इसको भी लगा सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टेम्परेचर बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ स्टील प्लेट 4 सेंटीमीटर थिक when the heat is transmitted through a plate at the rate of 400 kilocalorie per minute per meter square at steady state। वो सब तो ठीक है, but when it is transmitted through the plate at the rate of, ये क्या दिया हुआ है? क्या दिया है ये तो हमें पता ही नहीं, राइट। सो पता करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है। मिनट में दिया है आंसर, अच्छा डिग्री सेल्सियस में आएगा ना वो तो ठीक है। सो हम लोग पहले ये पता करते कि आखिर ये क्या दिया हुआ है। कैसे पता करेंगे? यूनिट से। यूनिट्स को देखो, किलो कैलोरी मतलब ये है क्यू, हाँ क्यू। पर मिनट मतलब पर टाइम, पर मीटर स्क्वायर मतलब ए, और कुछ जूल कैलोरी किलो कैलोरी। सो मतलब Q/TA की वैल्यू आपको दी हुई है 400। समझ में आया? यूनिट से पता करने का। किलो कैलोरी क्यू, पर मिनट मतलब पर टाइम, पर मीटर स्क्वायर मतलब एरिया। सो ये आपको दिया हुआ है 400। थिकनेस आपको दिया हुआ है, मतलब एल की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर। मीटर में ये है तो हम इसको सेंटीमीटर मीटर में बनाएंगे। सो 4 × 10⁻² मीटर। टेम्परेचर डिफरेंस पता करना है, मतलब डेल्टा टी हमें पता करना है, और के हमें दिया हुआ है। सो बचा ही क्या? Q = Ka डेल्टा T/L। हमें क्वेश्चन में Q/TA दिया हुआ है। सो Q/TA को नीचे बुला लो, = यहाँ पे रहने दो Ka/L, राइट, और डेल्टा टी। ए तो वहाँ गया ना, सो ये बचा K डेल्टा T/L। अब L को वहाँ भेज दो, K को यहाँ भेज दो। Q/TA कितना है? 400 है। L कितना है? 4 × 10⁻², और K कितना है? 0.026 = डेल्टा टी। ठीक है, अब 4 × 10⁻² ये होगा 4 × 10⁻²। 400 को मैं लिख दूँ 4 × 10⁻² इंटू 4 × 10⁻², और नीचे 0.026 = डेल्टा टी। तो देखो ये कैंसिल वो हो गया, 4 4 जा 16 और नीचे 0.026, ये हो गई डेल्टा टी की वैल्यू। बट ये वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मीटर स्क्वायर में दिया था और मिनट में दिया हुआ था, तो मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। ठीक है, सो यहाँ भी डिवाइडेड बाय 60 होगा। अब आंसर करेक्ट आएगा। सो 4 4 जा 16, 4 15 जा, फिर ये आएगा समथिंग डेल्टा टी = आएगा 0.026 × 15 कर दो, सीधा सीधा आ जाएगा। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 6 2 0 0 0 9 3 0 0 0 0 3 9 0, राइट। सो नीचे आ रहा है 0.390 और ऊपर आ रहा है 4, तो अब इसको कैंसिल कर दो। सो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 0.39 और यहाँ पे 4 है। सो 0.39 को नियरली आप लोग 4 लिख सकते हो, तो 0.4 के नीचे 4 मतलब ये आंसर नियरली 10 आएगा। सो आंसर क्या है? 10.26। यस, तो यही आंसर है 10.26 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यहाँ पे हमारा आंसर क्यों गड़बड़ होता था? क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ था, तो सेकंड में इसको जस्ट कन्वर्ट करना था, तो डिवाइडेड बाय मैंने 60 कर दिया। पहले मैंने जानबूझ के नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। मुझे भी पता ये मिनट में दिया है, ठीक है। मुझे Q/TA की वैल्यू ये दी हुई है वो बताना था। सो आज से आप लोग ये भी याद रख लो कि अगर कभी दिया जाए हीट इज ट्रांसमिटेड एट द रेट ऑफ, तो उसका मतलब होता है Q/TA। ठीक है, अब कुछ भी दे सकता है यार। यहाँ पे अभी सपोज यहाँ पे बोल देता पर मिनट पर डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पे वैल्यू हो जाती है Q/T डेल्टा टी की। ठीक है, सो यहाँ पे हमने मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 किया और बाकी सब कॉमन रखा। तो यहाँ भी देखो मल्टीप्लाइड बाय 60, यहाँ भी देखो आ जाएगा 60, तो यहाँ भी आया 60, फिर कैंसिलेशन वगैरह हुआ तो आंसर आ गया। समझ में आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक का। और बिलीव मी, मैंने जब फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देखा था तो मैंने ऐसे ही किया था। यूनिट को देखा, मैंने समझी वैल्यू किसकी दी है और सॉल्व किया। आंसर नहीं आया क्योंकि डिवाइडेड बाय 60 नहीं किया था मैंने उस टाइम, तो सॉल्व हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे आज भी बहुत पसंद है। चलो आगे बढ़ते हैं, छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को अब, और हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, सो ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक का है। अगेन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने उठाया। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द रेट ऑफ एनर्जी लॉस इन वॉट पर स्क्वायर मीटर। फिर से यूनिट से खेलना है ध्यान से। वॉट पर स्क्वायर मीटर, वॉट किसकी यूनिट होती है? पावर की। सो पावर मतलब क्या होता है? पावर मतलब होता है जूल पर सेकंड,
और जूल किसकी यूनिट है, क्यू की, सेकंड किसकी यूनिट है, टी की। मतलब ये बेसिकली हमसे क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये पी लॉस इन वाट पर स्क्वायर मीटर। तो वाट किसकी यूनिट है, पावर की। तो सो बेसिकली हमसे पी पर स्क्वायर मीटर मतलब पी बाय ए की वैल्यू पूछना चाहता है। और क्यू बाय टी मतलब क्या, क्यू बाय टी मतलब एच। सो कभी भी आपको अगर पावर बोल दे ऐसा वाट बोल दे तो समझ जाना वो एच की बात कर रहा है, ठीक है। सो ये एच बाय ए की वैल्यू हमें पूछ रहा है, ठीक है। इसको आपको आपकी टेक्स्ट बुक में एच को पी कंडक्शन भी लिखा हुआ है, कंडक्शन पावर, ठीक, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को पी कंडक्शन भी लिखा हुआ है, तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पी जहां पे दिख जाए वहां पे समझ जाना उसकी वैल्यू एच है। सो एच बाय ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी टी बाय एल। क्यू बाय टी को इधर लेकर आओ, ए को भी इधर लेकर आओ, क्योंकि क्यू बाय टी आपसे पूछ रहा है ना। देखो क्यू बाय ए क्या हो गया, सॉरी क्यू बाय टी क्या हो गया, एच अपॉन ए, यही आपसे पूछ रहा है। सो क्यू टी ए यहाँ, तो वहां क्या बचा, के डेल्टा टी बाय एल। सो ये आ गया के डेल्टा टी बाय एल। अब के कितना है यहाँ पे 1, डेल्टा टी 25 डिग्री अंदर माइनस 20 डिग्री बाहर, तो 25 माइनस 20 डिफरेंस आएगा 45 का। और लेंथ कितनी है 5 मिलीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻³ 5 9 45, ये आ गया 9 इंटू 10⁻³ मतलब 9000 वाट पर मीटर स्क्वायर। एच की यूनिट वाट, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 9000 वाट पर मीटर स्क्वायर की रफ्तार से एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। तो ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार था। अगेन क्यू बाय एटी ही था, बट यहाँ पे अलग लैंग्वेज यूज की थी। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन था उसमें सिंपल लैंग्वेज थी, तो हम समझ गए, यहाँ पे अलग लैंग्वेज थी, इसलिए सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे से करा करो, ठीक है। सो कोई पीवाईक्यू वगैरह तो नहीं है इतनी इजी टॉपिक पे। पीवाईक्यू वगैरह जो अगला वीडियो आएगा उसके ऊपर है, जेई वगैरह में, ठीक है। सो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। सो ये 2 क्वेश्चंस भी आपकी टेक्स्ट बुक के ही हैं, तो इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं और फिर लेक्चर को स्टॉप करते हैं, बिकॉज कोई खास क्वेश्चन नहीं है उस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे। जितने भी क्वेश्चन है सब कंबाइन करके आए हुए, तो उसको हम लोग तभी कर पाएंगे जब अगले लेक्चर में हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सीख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें समझते अभी क्या दिया हुआ है। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन 2 साइड्स ऑफ आयरन प्लेट इज 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा टी दे दिया है 10। थिकनेस दे दी हुई है आपको 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻² कर दो। हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द प्लेट एट द रेट ऑफ 600 किलो कैलोरी पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। फिर से आप लोगों को क्यू बाय 80 दिया हुआ है, 600 और मिनट में दिया हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 60 कर दो, तो 10 आ गया। फाइंड के ऑफ आयरन, फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी टी बाय एल। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है क्यू बाय 80, तो यहाँ पे क्या बचा, के डेल्टा टी बाय एल, और क्यू बाय 80 की वैल्यू 10, के की वैल्यू, फाइंड के ऑफ आयरन वही पूछा है। डेल्टा टी कितना है 10, लेंथ कितनी है 2 इंटू 10⁻², ठीक है। अब ये 10⁻² ऊपर जाएगा, ये देखो ये 10 कैंसिल, सो ये 10⁻² यहाँ भेज दो, तो k इज इक्वल्स टू आ गया 2 इंटू 10⁻²। इसको मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 10⁻², तो k आ गया 0.02। यही है क्या, अरे यही रहेगा ना, इसमें क्या डाउट है, ठीक है। अच्छा देखो k का आप लोगों को डायमेंशन भी दिया हुआ है, सॉरी थर्मल रेजिस्टेंस का आप लोगों को डायमेंशन भी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो एक बार टेक्स्ट बुक जरूर रीड कर लेना, जहाँ पे आप लोगों को डायमेंशन और यूनिट दिया रहता है, ठीक है। चलो सो ये वाला करते 7.19। आइए लास्ट क्वेश्चन करते, फिर छुट्टी। एरिया दिया है यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1000 इंटू 10⁻⁴। के की वैल्यू आपको सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में दी हुई है, तो 0.022 अपॉन 10⁻², है ना, सॉरी इंटू 10⁻²। अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 10⁻² करना होगा, तो डिवाइडेड बाय 10⁻² जब आप करोगे तो वो ऊपर आके यहाँ पे 10⁻² बनेगा और यहाँ के 10⁻² दोबारा बन जाएगा। कैसे, अब देखो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। के का यूनिट क्या है, के का यूनिट है डिग्री सेल्सियस पर सेकंड मीटर डिग्री सेल्सियस कैलोरी, ठीक। सो मीटर जो था ये सेंटीमीटर में हमें दिया हुआ था, तो सेंटीमीटर में को हम लोगों ने जब मीटर में कन्वर्ट करना चाहा तो हमने इसको 1/100 लिखा, मतलब 10⁻² नीचे था, ठीक है। ये 10⁻² है, ये क्या है नीचे 100 जो है ये 10⁻² है, बाकी सबको भूल जाओ, ये 10⁻² है। ये 10⁻² जब 1 के पास जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻², और फिर से जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो न्यूमरेटर में आके दोबारा से बन जाएगा 10⁻²। इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं उससे, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में थी, उसको आपने और डिनोमिनेटर में किया तो दोबारा न्यूमरेटर में आ गई, ऐसा केस है यहाँ पे। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं मतलब। और टेम्परेचर डिफरेंस आपको 27 - 5 मतलब 32 का दिया हुआ है। थिकनेस मतलब एल आपको दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻³ अब वैल्यू डालो, सॉल्व करो।
चलिए, तो इसी के साथ आपके बोर्ड के सारे टॉपिक खत्म होते हैं, बट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है तो लास्ट वीडियो देखने आ जाना। बाकी यहाँ पे आपका सब कुछ खत्म होता है बोर्ड्स का। अगला लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस वालों के लिए होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।